नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र के विषय में। अश्विनी नक्षत्र क्या है, इसके गुण दोष स्वभाव क्या हैं और अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोगों का गुण दोष स्वभाव कैसा होता है। मैं तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने नक्षत्रों के ऊपर चर्चा की। 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं, उनके बारे में चर्चा की। अब उनमें एक एक करके हम हर एक नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे, हर एक नक्षत्र को जानेंगे। मैं तो नक्षत्र, पहले बात तो कल पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र जैसे हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है, क्लासेस, सब क्लासेस, ग्रुप, सब ग्रुप। तो जो हमारे जो भचक्र के जो 12 डिवीजन हुए, उसमें 12 पार्टीशन बने जिन्हें हम राशि कहते हैं, और हर एक राशि 30 डिग्री की थी। और हर एक राशियों के अंतर्गत भचक्र का फिर से 27 डिवीजन हुआ और हर एक पार्ट को हमने नक्षत्र का नाम दिया। तो मतलब 27 नक्षत्रों का फॉर्मेशन हुआ और हर एक नक्षत्र की साइज थी 13 डिग्री 20 मिनट की। और हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। यह कुछ मूलभूत बातें थी जिनको लेकर के हम लोगों ने पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो ये डिवीजन और फर्दर सब डिवीजन का मतलब क्या है, राशि, फिर उसके अंदर नक्षत्र, फिर उनके अंदर नक्षत्र के भी 4 चरण, इसका क्या मतलब। मैं तो जब देखा जाए तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 12 राशियों को कंसीडर करके फलित करना या फलादेश करना या प्रेडिक्शन करने का काम करते हैं। लेकिन इनमें कई बार क्या होता है, रिजल्ट वेरी कर जाता है, एक्यूरेट नहीं आता। तो सबसे पहली चीज, रिजल्ट में एक्यूरेसी लाने के लिए, सटीकता लाने के लिए नक्षत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसके और भी विभिन्न इस्तेमाल हैं, जैसे वर वधू के गुण मिलान में इस्तेमाल होता है, बच्चों के नामकरण में नक्षत्र का इस्तेमाल होता है, विंशोत्तरी महादशा का आरंभ पॉइंट समझने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत सी महत्वपूर्ण जगह हैं जहाँ पे नक्षत्र का इस्तेमाल होता है। और इसका नक्षत्र को हम लोग कंसीडर इसलिए करते हैं ज्योतिष शास्त्र में, ताकि जो हम प्रेडिक्शन करते हैं, जो फलादेश करते हैं, उसमें सटीकता आ जाए, एक्यूरेसी आ जाए। और इसमें राशियों, पहले सबसे पहले 12 डिवीजन हुआ राशियों का, फिर 27 डिवीजन हुए नक्षत्र के, फिर इन 27 नक्षत्रों के भी फर्दर सब डिवीजन हुए और हर एक नक्षत्र के 4-4 चरण बने। तो ये सब इसलिए किया गया क्योंकि हम जनरल लेवल से सूक्ष्म स्तर पर जाकर के किसी चीज का अध्ययन कर पाए, जनरलिटी से स्पेसिफिसिटी लेवल तक बढ़ पाए। इसलिए नक्षत्र का ज्योतिष शास्त्र में इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो हमारी 27 नक्षत्रों की जो कड़ी है, इसमें जो सबसे पहला नक्षत्र आता है, इसका नाम है अश्विनी नक्षत्र। हर एक राशि में मैंने बताया था कि नक्षत्रों के 9 चरण आते हैं और हर एक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आएंगे। अब चाहे पूरे आए चाहे आधे अधूरे आए, ये डिपेंड करेगा, लेकिन मोटा मोटा लबोलुआब यह है कि हर एक राशि में 3 नक्षत्र आएंगे, क्योंकि 9 चरण आने हैं पूरी एक राशि के अंतर्गत। एक राशि में 9 चरण आते हैं, इसका मतलब जो 3 नक्षत्रों के इस्तेमाल से ऐसा हो सकता है। तो ये जो आरंभ, अगर हम नक्षत्रों की बिगिनिंग पॉइंट की बात करें, आरंभ बिंदु की बात करें, तो सबसे पहला नक्षत्र है, उसका नाम है अश्विनी नक्षत्र, जिसकी साइज है 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक का जो भचक्र का जो सबसे पहला डिवीजन है। मैंने बताया आपको 27 डिवीजन हुए, 27 नक्षत्र बने। तो जो सबसे पहला जो डिवीजन था वह 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक का था, जिसे हमने अश्विनी नक्षत्र नाम का संज्ञा दी। पहले डिवीजन का नाम पड़ा अश्विनी नक्षत्र। और ये अश्विनी नक्षत्र आता है मेष राशि के अंतर्गत। मेष राशि भी भचक्र में जब 12 राशियों का डिवीजन हुआ, उसमें मेष राशि भी सबसे पहला डिवीजन है।
और नक्षत्रों में डिवीजन की बात करें तो सबसे पहला डिवीजन बना नक्षत्रों का वो है अश्विनी नक्षत्र, वो भी सबसे पहला नक्षत्र है। तो मेष राशि भचक्र की आरंभ राशि हो गई, कालपुरुष की आरंभ राशि हो गई, और आपका अश्विनी नक्षत्र भी कालपुरुष का आरंभ नक्षत्र हो गया। तो इसकी साइज की बात करें तो साइज है 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विनी नक्षत्र की साइज है। और इसके अंतर्गत भी फर्दर सब डिवीजन हुए, इसके 4 चरण बने। 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट तक का हो गया पहला अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण। 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक का हो गया आपका अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत दूसरा सब डिवीजन। फिर 7 आपका हो गया 6 डिग्री 40 मिनट से हो गया आपका 6 डिग्री 40 मिनट से हो गया आपका 10 डिग्री तक तीसरा चरण। और 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक का हो गया आपका अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत चौथा चरण। तो सबसे पहले तो भचक्र डिवाइड हुआ राशियों के फॉर्म में, फिर 27 डिवीजन हुए नक्षत्रों के फॉर्म में, फिर ये 27 नक्षत्र भी फर्दर सब डिवाइड हुए 4-4 चरण के स्टेप में, जो कुल 108 चरण बने। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि नक्षत्र का जब कॉन्सेप्ट आता है तो वो सूक्ष्मता, सटीकता, एक्यूरेसी लाने के लिए किया जाता है। प्लस हमें यह भी ध्यान देना है कि नक्षत्र आते कहां पे हैं? राशियों के अंतर्गत। तो हर एक राशियों का गुण दो स्वभाव है, उसके राशि स्वामी का गुण दो स्वभाव है, और उसके अंदर आते हैं नक्षत्र। और नक्षत्र का भी होता है स्वामी, नक्षत्र के भी होते हैं देवता, और नक्षत्रों का भी होता है गुण दो स्वभाव, उनके प्रतीक चिन्ह के अनुसार और उनके देवता के अनुसार नक्षत्रों का भी होता है गुण दो स्वभाव। तो हमें यहां पे जैसे हमने कहा कि ग्रुप, फिर सब ग्रुप, फिर उसके अंदर सब ग्रुप, इस तरह के कई ग्रुप बनते जाते हैं। अगर हम समझें तो जैसे अगर इस डिवीजन को समझना चाहें तो एक जनरल कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। जैसे अब हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म क्या हो गया? एक मेजर ग्रुप हो गया। अब इसके अंदर अगर आए तो जैसे किसी जात को ले लें, कायस्थ जाति को ले लें, कायस्थ बिरादरी को ले लें, तो क्या हो गया? हिंदू धर्म का सब डिवीजन हुआ जिसके अंतर्गत एक कायस्थ बिरादरी आ गई, कास्ट आ गई। तो ये दूसरा सब डिवीजन हुआ। फिर इस सब डिवीजन के अंतर्गत भी और भी कई सारे सब डिवीजन है। जैसे कायस्थों में भी 12 जातियां होती हैं, निगम होते हैं, कायस्थ होते हैं, सक्सेना, श्रीवास्तव होते हैं, सक्सेना होते हैं, खरे होते हैं। इस प्रकार के विभिन्न श्रीवास्तव में भी कई कैटेगरी, मतलब कायस्थों में भी कई कैटेगरी है। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या देना है कि जो सबसे मेजर सब ग्रुप था वो था हिंदू धर्म। तो चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे कायस्थ हो, चाहे कोई भी जाति हो, वो सबसे पहले किस मेजर ग्रुप को बिलोंग करती है? हिंदू धर्म को। फिर हिंदू धर्म के अंतर्गत जातियां आई, फिर जातियों का भी विभिन्न सब डिवीजन हो गया, जिसमें ब्राह्मणों में भी कई प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, तिवारी होते हैं, मिश्रा होते हैं, पांडे होते हैं, शुक्ला होते हैं, कई प्रकार के सब डिवीजन होते हैं। उसी प्रकार से कायस्थों में भी है तमाम तरह की। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग राशि, मतलब ज्योतिष शास्त्र में भी यूज करते हैं कि जो मेजर ग्रुप है वो है राशि का। राशि के अंतर्गत आ गए नक्षत्र, और नक्षत्रों के अंतर्गत आ गए नक्षत्रों के चरण। तो राशि का गुण-दो स्वभाव होता है, राशि का स्वामी होते हैं, राशि के स्वामी का गुण-दो स्वभाव होता है। फिर इसके अंतर्गत आता है नक्षत्र। नक्षत्र का गुण-दो स्वभाव होता है जो कि उसके प्रतीक चिन्ह के हिसाब से होता है, उसके देवता के हिसाब से होता है, और नक्षत्र का स्वामी भी होता है, उनके भी गुण-दो स्वभाव होते हैं। फिर इनका फर्दर सब डिवीजन हुआ 4 चरणों में। ये सब इसलिए किया जाता है कि हम अपने जो रिजल्ट हमको प्रेडिक्ट करना रहता है, जो फलादेश करना रहता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म अध्ययन किया जा सके, सटीकता लाई जा सके, एक्यूरेसी लाई जा सके। इसलिए हम लोग नक्षत्रों का कॉन्सेप्ट ज्योतिष शास्त्र में इस्तेमाल करते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र के मित्रों जो नक्षत्र स्वामी होते हैं वह केतु होते हैं। तो जो कोई भी नक्षत्र हो वो सबसे पहले मेजर ग्रुप के अंदर आता है, और मेजर ग्रुप कौन सा है? राशि। तो जो भी नक्षत्र हो वो जिस राशि के अंतर्गत आता होगा, उस राशि के गुण-दो स्वभाव का जो प्रभाव होगा वह उस नक्षत्र के ऊपर निश्चित तौर पर आएगा।
उस राशि के जो स्वामी होंगे उसके गुण दोष स्वभाव का प्रभाव उस नक्षत्र के ऊपर निश्चित रूप से आएगा। और फिर उस मेजर स्वरूप के अंदर जो कि राशि के रूप में है, जब हम अंदर आएंगे तो हर एक नक्षत्र का भी अपना गुण दोष स्वभाव होगा, उसके नक्षत्र स्वामी का भी गुण दोष स्वभाव होगा, ये सब डिवीजन होगा। तो जब हम अश्विनी नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी की बात करते हैं तो वो है केतु। और अश्विनी नक्षत्र किसके अंतर्गत आ रहा है? मेष राशि के अंतर्गत। तो जो मेष राशि के गुण दोष स्वभाव होंगे वह निश्चित तौर पर, स्पष्ट तौर पर अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत जन्मे हुए लोगों के ऊपर भी वो चीज आएगी भाई। क्योंकि कोई चीज कहां से आ रही है? आउटर कवर क्या है, आउटर वे क्या है? मेष राशि। उसके अंदर का जब हम आएंगे तब आएगा अश्विनी नक्षत्र। तो जब कोई व्यक्ति मेष राशि के अंतर्गत अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत जन्म लेता है, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है उसके जन्म समय चंद्रमा जब अश्विनी नक्षत्र में होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले उसके ऊपर किसका गुण दोष स्वभाव प्रभाव पड़ेगा? मेष राशि का। उसके अंदर फर्स्ट सब डिवीजन में जाएंगे तब उसके अंदर जो अश्विनी नक्षत्र के जो गुण दोष स्वभाव होंगे, उसके नक्षत्र स्वामी के जो गुण दोष स्वभाव होंगे वह उस जातक के ऊपर आएंगे। तो मेष राशि का जो गुण दोष स्वभाव प्रभाव है प्राइमरी लेवल पे वो जातक के ऊपर आएगा। उसके अंतर्गत जो अश्विनी नक्षत्र के गुण दोष स्वभाव जो उसका प्रभाव है वह जातक के ऊपर आएगा। तो हम जब मेष राशि के अंतर्गत आने वाले जो तीनों नक्षत्र होंगे जब उनकी बात करेंगे तो उनके ऊपर सबसे पहले बात तो ये हो गई कि जो मेष तीनों नक्षत्रों के ऊपर मेष राशि का गुण दोष स्वभाव का जो प्रभाव होगा कुछ न कुछ आएगा। क्योंकि ये तीनों नक्षत्र किसके अंदर बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं आपको मेष राशि के अंतर्गत। तो जो तीनों नक्षत्र हैं वो आते हैं मेष राशि के अंतर्गत। तो तीनों नक्षत्रों के जो जातक होंगे उनके ऊपर मेष राशि के गुण दोष स्वभाव का जो प्रभाव पड़ेगा वह पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर इसके बाद हर एक राशि के अंतर्गत हर एक नक्षत्रों की अपनी यूनिक स्पेसिफिक गुण दोष स्वभाव होंगे, उसको हम अध्ययन करेंगे। उनके नक्षत्र स्वामी के जो गुण दोष स्वभाव होंगे उनके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। तो अश्विनी नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी हो गए केतु। अश्विनी नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है मित्रों, पहले नक्षत्र बनते किससे हैं? जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में इसके ऊपर डिस्कशन किया था, थोड़ा सा तो रिविजन करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में जो तारे होते हैं वो ग्रहों से बहुत दूर होते हैं, और जब हम बहुत ध्यान से उन तारों को देखते हैं तो तारों का तारे अपने दर पे स्थिर है, अपना खुद का प्रकाश है उनका। जब हम उनको यहाँ से अपनी पृथ्वी से देखते हैं तो जब हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो कुछ तारे अपना समूह बना करके कुछ आकृति टाइप का निर्माण करते हैं, और उसी आकृति के आधार पर, उन्हीं आकृतियों के आधार पर हमने नक्षत्रों का निर्माण देखा। मतलब जो तारों के जो समूह बनते हैं उन तारों के समूह से मिलकर के जो आकृतियों का निर्माण होता है, उन्हीं आकृतियों के रेखाकृत चिन्हों के आधार पर नक्षत्रों का निर्माण किया गया है। और कुल टोटल 27 नक्षत्र है। तो जब हम अश्विनी नक्षत्र की बात करते हैं तो अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत भी कुछ तारों ने मिलकर के एक आकृति का रूप लिया, एक डिजाइन बनाई ब्रह्मांड में। और वो डिजाइन क्या थी? अश्व का सिर, घोड़े का सिर का डिजाइन। जब हम बहुत सूक्ष्मता से, बहुत ध्यान से हम उन तारों के समूह को देखते हैं अश्विनी नक्षत्र के, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी घोड़े के सिर का चिन्ह हो। तो जब हमने इस प्रतिकृति के चिन्ह के जो बना, उसके आधार पर हमने इसको एक नामकरण दे दिया कि जहां पर यह तारों का समूह है, जहां पे घोड़ों का सिर बन रहा है, तो उसको हम अश्विनी नक्षत्र का नाम हमने उन तारों के समूह को दे दिया। अब ये जो अश्विनी नक्षत्र में जो उसका प्रतीक चिन्ह बना तारों के समूह के आधार पर, वो बना घोड़े के सिर का। तो उसने स्वरूप क्या लिया? घोड़े का लिया, अश्व का लिया। तो अश्विनी नक्षत्र में जो उसका प्रतीक चिन्ह है, उसके जो स्वरूप आ रहे हैं, उसका जो आकार बन रहा है, उसके जो गुण दो स्वभाव होंगे, उसका प्रभाव अश्विनी नक्षत्र के ऊपर पड़ेगा। तो चिन्ह क्या बन रहा है? हॉर्स का, अश्व का। अश्व क्या है? फुर्ती का प्रतीक है, गति का प्रतीक है, ट्रेवलिंग का प्रतीक है, यात्रा का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है।
स्फूर्ति का प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक है, क्योंकि अगर हम लोग यूनिट ऑफ एनर्जी को देखें तो वो हॉर्स पावर के नाम से भी जानी जाती है। तो अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत घोड़े का जो स्वरूप बन के आ रहा है, जो प्रतीक चिन्ह अश्व के समान आ रहा है, वह ये इंडिकेट करता है फुर्ती को, एनर्जी को, चुस्ती को, रैपिडनेस को, एनर्जी को। और वैसे भी अगर हम देखें तो जो अश्विनी नक्षत्र है मित्रों, वह मेष राशि के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। और खुद अश्विनी नक्षत्र के भी जो नक्षत्र स्वामी है वो केतु, और मंगल भी एनर्जी के कारक रहे हैं। और केतु, जैसे हम लोगों ने सुना ना मुहावरा, शनिवत राहु कुजवत केतु, तो केतु भी कहीं ना कहीं एनर्जी का प्रतीक है, यह भी ऊर्जा को दर्शाता है। तो जब दोनों चीजें एनर्जी को शो कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अश्विनी नक्षत्र है वह कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेट करता है, ऊर्जा से रिलेट करता है। और प्रतीक चिन्ह घोड़ा है, तो यह भी दर्शाता है गति, ट्रेवलिंग, यात्राएं, एनर्जी, फुर्ती, चुस्ती, तंदुरुस्ती, रैपिडनेस। ये सारी चीजें हम लोग कहाँ से देखने को मिली? अश्विनी नक्षत्र के जो प्रतीक चिन्ह है अश्व, उनको देख करके मिली। और जो मेजर ग्रुप है अश्विनी नक्षत्र का, जिस राशि के अंतर्गत आ रहा है वो मेष राशि नक्षत्र। मेष राशि के स्वामी हो गए मंगल, वो ऊर्जा के कारक रहा। नक्षत्र स्वामी भी हो गए केतु, वो भी ऊर्जा के कारक रहा। तो ये दर्शाता है कि जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत होता है, तो ऐसे लोग बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, इनके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, शक्तिशाली होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। एनर्जी से भरपूर होते हैं और ये लोग बहुत ही एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। क्योंकि आप देखिए तो अश्विनी नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वह अश्व का है, घोड़े का है। तो जो ये दर्शाता है कि ऐसे लोग ऊर्जावान, एनर्जेटिक होते हैं, बहुत उमंग और उत्साह से भरपूर होते हैं, एक्टिव रहते हैं, काफी सक्रिय रहते हैं। ऐसे लोगों के अंदर नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हर काम को करने में ये ऐसे लोग काफी एक्टिव रहते हैं। मतलब ऐसे लोग जिस भी काम को करेंगे, मतलब ऐसे लोग मानसिक ऊर्जा से भी सशक्त होते हैं और शारीरिक ऊर्जा से भी सशक्त होते हैं। तो ये अपने कार्यों को जब करने में आते हैं, किसी कार्य को इंप्लीमेंट करने पे आते हैं, तो ये एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं, कर्मनिष्ठ लोग होते हैं, अपने प्लान को एक्शन में तब्दील करने वाले लोग होते हैं, अपनी प्लानिंग को एक्शन में तब्दील करने वाले लोग होते हैं, एक्शन में बिलीव करने वाले होते हैं, कर्म में बिलीव करने वाले लोग होते हैं ऐसे। और मित्रों, केतु के स्वामित्व के कारण ऐसे लोगों के पास कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है, एकाग्रता शक्ति बहुत अच्छी होती है, किसी चीज की गहराई में जाने की पावर इनके पास होती है, किसी चीज की सूक्ष्म अध्ययन करने के पावर इनके पास होता है, किसी चीज की डीप लेवल की एनालिसिस करने की पावर इनके पास होती है, किसी गूढ़ और जटिल ज्ञान को समझ लेने की पावर इन लोग के पास होती है। क्योंकि नक्षत्र स्वामी कौन है? केतु है, जिसके फलस्वरूप ऐसे लोग रिसर्च ओरिएंटेड विषयों में साइंटिस्ट, अकल्टिस्ट, ज्योतिष शास्त्र, आपका वास्तुशास्त्री, आपके हस्तरेखा विज्ञान, गूढ़ और जटिल ज्ञान को समझ लेने में सक्षम भी ऐसे लोग होते हैं। तो जो फील्ड गूढ़ और जटिलता से रिलेटेड होती है, जैसे साइंटिस्ट, जैसे आपके अकल्टिस्ट हो गए, ये सारी फील्ड में भी ऐसे जातक काफी इंक्लाइन देखे गए हैं, झुकाव इनका, ऐसे जातकों का झुकाव भी इन क्षेत्रों की ओर देखा गया है। मैं तो अश्विनी नक्षत्र की अगर हम देवता की बात करें, तो अश्विनी नक्षत्र के जो देवता हैं वह अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार है, अश्विनी कुमार सूर्यदेव और उनकी पत्नी संजना के पुत्र हैं। ये तो एक स्वाभाविक सी बात हो गई, उनके माता पिता का परिचय हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात जो है कि पहली बात, नक्षत्र का नाम अश्विनी क्यों पड़ा? नक्षत्र के जो देवता हैं वह अश्विनी कुमार,
उनका नाम अश्विनी कुमार क्यों पड़ा? तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो अश्विनी कुमार के जो पिताजी हैं वो सूर्यदेव हैं, माता है संजना। लेकिन इनका जो जन्म है वो सामान्य अवस्था से थोड़ा हटके हुआ है। इसके पीछे की स्टोरी है, सूर्यदेव की पत्नी थी संजना, और संजना सूर्यदेव जैसा कि आपको पता है, जिनका जो तेज है, उनका जो ओजस्व है, उसे कोई भी सामान्य व्यक्ति झेल नहीं सकता। उनकी पत्नी जो संजना थी, उनके तेज और प्रताप, उनके तेज को प्रताप का जो प्रकोप था तेज का, उसको सहन नहीं कर पाती थी। तो विचलित होकर के एक बार वो वहां से चली गई, और जाने से पहले उन्होंने अपनी छायाकृति, जिसका नाम छाया था, उसको उन्होंने वहां पे छोड़ दिया, जो कि हूबहू दिखने में बिल्कुल संजना जैसी थी। ये सोच के छोड़ दिया ये रहेंगी तो मेरी कमी का एहसास इन्हें नहीं होगा, मेरी ही प्रतिकृति है। तो उन्होंने उस छाया को छोड़ करके वहां से वो चली गई। फिर कुछ सालों बाद या कुछ दिनों बाद जब वो उन्हें वापस एहसास हुआ घर चलने का, जब वो घर पे आई तो उन्होंने देखा कि सूर्यदेव और उस छायाकृति जो उन्होंने छोड़ा था, जिसका नाम छाया था, उनके बीच और सूर्यदेव के बीच काफी मधुर संबंध हो गए थे, काफी मधुर संबंध हो गए थे, काफी घनिष्ठ संबंध हो गए थे, जिसको देख करके संजना के मन में दुख हुआ, और ये देख करके वो वापस वहां से चली गई। और जब चली गई थी ये बात, जब सूर्यदेव को जब पता चली, तो उन्होंने ये जब जाना उन्होंने कि मेरी एक्चुअल पत्नी वो चली गई है और मैं यहाँ पे उसकी छायाकृति के साथ रह रहा हूँ, तो उन्होंने वापस उनको दुख महसूस हुआ, और वो भी उनके पीछे पीछे जंगलों में चले गए। तो वहां पे संजना देवी ने अश्व की योनि में अपना रूप धरा हुआ था, अपने अश्व की योनि के रूप में थी, और उनको अश्व की योनि के रूप में देकर के सूर्यदेव ने भी अश्व योनि में अपने आप को तब्दील कर लिया, जिसका नाम विवस्वात था। तो वहां पे उनकी पत्नी संजना जो कि अश्व योनि में थी, और सूर्यदेव जो कि उनको देख करके उनको मनाने के लिए वो भी अश्व योनि में आ गए थे। दोनों के बीच में जो प्रणय संबंध हुआ, उससे अश्विनी कुमार का जन्म हुआ। और अश्विनी कुमार के अंदर हीलिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, हीलिंग के गुण बहुत ज़्यादा थे। इनके अंदर आयुर्वेदिक गुण, औषधियों का ज्ञान बहुत अच्छा था, हीलर थे, वैद्य थे, मेडिसिन के बहुत अच्छी नॉलेज थी इनके अंदर, और इनके अंदर शफा थी। ये किसी अपनी हीलिंग टेंडेंसी के कारण गंभीर से गंभीर रोगी को रोग मुक्त कर देते थे, मृत्यु के शैया पर लेटे हुए व्यक्ति को भी पुनः जीवित कर देते थे, मरे हुए व्यक्ति के समान था उसके अंदर पुनः जीवन का संचार कर देते थे। इतनी ज्यादा हीलिंग टेंडेंसी अश्विनी कुमार के अंदर थी। परोपकारिता का भाव था उनके अंदर, दया का भाव था, और वही सारे गुण, चूंकि इस अश्विनी नक्षत्र के जो देवता थे अश्विनी कुमार थे, तो नक्षत्र देवता का जो गुणदोष स्वभाव था उसका प्रभाव उस अश्विनी नक्षत्र के ऊपर पड़ा। तो फलस्वरूप ऐसे जो लोग जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, ऐसे लोग शक्ति से सक्षम थे ही, शक्ति समर्थ थे ही, लेकिन शक्ति समर्थ होने के साथ साथ उनके अंदर दया का भाव था, परोपकारिता का भाव था। तो जिस व्यक्ति को वो नीडी देखते थे, मदद के लायक देखते थे, जो उनको लगता था जैसे किसी व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है, तो उसके लिए हमेशा मदद करने के लिए ऐसे व्यक्ति तत्पर भी रहते हैं। लोगों की हेल्प करना, लोगों को हील करना, लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाना, जो कि अश्विनी कुमार के गुणदोष स्वभाव थे। अश्विनी कुमार के अंदर क्या गुणदोष स्वभाव था? दुखियों की मदद करना, लोगों को हील करना, उनका उपचार करना, और यही गुणदोष स्वभाव का प्रभाव अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के ऊपर आ गया। तो अश्विनी नक्षत्र के अंदर जो लोग जन्मे वो शक्ति समर्थ तो होते हैं, एनर्जेटिक, उमंग उत्साह से भरपूर तो होते हैं, लेकिन ऐसे लोग के अंदर धर्मनिष्ठ भावना है, क्योंकि अश्विनी कुमार सूर्यदेव के पुत्र थे। तो सूर्यदेव क्या है? सतोगुण के कारक ग्रह है, तो वो भी प्रभाव कहीं ना कहीं आ गया आपके अश्विनी नक्षत्र के ऊपर। तो ऐसे व्यक्ति शक्ति समर्थ तो होते हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने वाले, हेल्प करने वाले, दूसरों को हील करने वाले, उनको उनकी संकटों से निजात दिलाने वाले, लोगों को हील करने वाले। इसीलिए फलस्वरूप अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर हीलिंग के जो गुण होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं।
हीलिंग टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा होती है। लोगों को क्योर करना, लोगों को हील करना, लोगों को हेल्प करना, ये सारी नेचर अश्विनी नक्षत्र के अंदर जन्मे जो व्यक्ति उनके अंदर खूब आ जाता है। जिन लोगों का जन्म ऐसा समय हुआ है, उनके जन्म के समय चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में था, या फिर जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय जो लग्न की डिग्री थी वह अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत आ रही थी। मतलब जिन लोगों का लग्न नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र हो या चंद्र नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र हो, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर हीलिंग टेंडेंसी, हीलिंग के गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। फलस्वरूप अगर ऐसे व्यक्ति मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, हीलर बनना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को बड़ी सफलता मिलती है। किसी व्यक्ति का लग्न का स्वामी या दसम भाव का स्वामी दशमेश अश्विनी नक्षत्र में हो, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर हीलिंग टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा होती है। दूसरों की मदद करना, दूसरों के प्रति परोपकार की भावना होना, दूसरों को हेल्प करना, दूसरों को हील करना, ये सारे गुण दोष स्वभाव ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति मेडिकल प्रोफेशन में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और चूंकि आउटर कवर जो मेजर सब ग्रुप है वो है मेष राशि का, जो कि मंगल का स्वामित्व है, और नक्षत्र स्वामी भी केतु है, जो कि एनर्जी, दोनों लोग एनर्जी के कारक है। तो ऐसे लोग वो सारे फील्ड जहाँ पे एनर्जी से संबंधित फील्ड है, जैसे पुलिस है, डिफेंस है, सेना है, एयरफोर्स है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, वो सारे सशस्त्र बलों में भी ऐसे लोग काफी सफल होते हुए देखे गए हैं। ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं क्योंकि हीलिंग टेंडेंसीज उनके अंदर नेचुरल तौर पर होती है। ऐसे लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, क्योंकि आउटर कवर जो आउटर प्रभाव है, जो मेजर सब ग्रुप है, वो है मंगल का, मेष राशि का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, जिसके फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति शक्ति समर्थ फील्ड में भी जा सकते हैं, जैसे फोर्स है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, ऐसे सारी फील्डों में भी ऐसे लोग काफी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो और ऐसे लोग काफी मतलब हेल्पिंग नेचर के होते हैं, क्योंकि उनके अंदर हीलिंग के गुण हैं। क्योंकि नक्षत्र देवता कौन है? अश्विनी कुमार। और चूंकि अश्विनी नक्षत्रों का आरंभ पॉइंट है, मेष राशि काल पुरुष के हेड को शो करता है, और अश्विनी नक्षत्र भी नक्षत्रों में सबसे पहला नक्षत्र, ये भी काल पुरुष के हेड को शो करता है। तो फलस्वरूप ऐसे व्यक्तियों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज, नेतृत्व क्षमता भरपूर होती है, नायकत्व की भूमिका भरपूर होती है। अपने आप को भीड़ से अलग हट करके दिखाना, अपने आप को सुपीरियर दिखाना, अपने आप को लीडर की भूमिका में दिखाना, ऐसी भावना ऐसे लोगों के अंदर कूट कूट के भरी होती है। चूंकि ऐसे लोग एनर्जेटिक बहुत ज्यादा होते हैं, एनर्जी से भरपूर होते हैं, तो शत्रु इनका कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी अहित नहीं कर पाते। शत्रुओं को ये ऐसे व्यक्ति शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं। ध्यान दीजिएगा, शक्ति समर्थ होते हैं इसलिए शत्रुओं का दमन करने वाले होते हैं। परोपकारी स्वभाव के होते हैं इसलिए दुखियों का, हीन का, और जो संकटग्रस्त है ऐसे लोगों की मदद करने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर कोई व्यक्ति चाहे कि दबाव डाल करके, प्रेशर करके उनके निर्णयों को प्रभावित किया जा सके, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने डिसीजन को लेकर के, अपने निर्णयों को लेकर के बहुत ही दृढ़ निश्चयी होते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। तो ऐसे लोगों का जो निश्चय शक्ति होती है, जो संकल्प शक्ति होती है, बहुत ही कठोर होती है। एक बार किसी चीज को लेकर के किसी को मन बना लिया, कोई डिसीजन ले लिया, तो जल्दी उसको किसी के प्रभाव में आकर के चेंज नहीं करते हैं। दृढ़ निश्चयी होते हैं अपने डिसीजन, अपने संकल्प को लेकर के, कर्मनिष्ठ होते हैं, एक्शन में बिलीव करते हैं, सिर्फ बातों पे नहीं, आइडियाज को एक्शन में तब्दील करने वाले होते हैं, एनर्जी से भरपूर होते हैं, फुर्तीवान होते हैं, फुर्तीले होते हैं। हर काम को अगर आप इनको कोई काम दें और अन्य किसी व्यक्ति को काम दें, अन्य नक्षत्रों वाले किसी व्यक्ति को काम दें, तो ये अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा उस काम को ये कम समय में करने वाले होते हैं, क्योंकि इनका जो नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वह घोड़ा क्या है? फुर्ती को दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत फुर्तीले होते हैं, किसी काम को कम समय में करने वाले होते हैं। थोड़ा सा दिक्कत यही है कि इनके अंदर कभी कभार क्रोध की अधिकता आ जाती है, आवेग आ जाता है, अग्रेसिवनेस आ जाती है, आक्रामकता आ जाती है, क्योंकि जो आउटर ग्रुप है, जो मेजर ग्रुप है, वो मेष राशि का है, जिसके स्वामी मंगल और खुद नक्षत्र स्वामी भी केतु है, दोनों ही एनर्जी के कारक है। जब ये इसकी अधिकता हो जाती है तब आवेग, अग्रेसिवनेस, आक्रामकता, क्षणिक क्रोध, क्षणिक आवेग, ये सारी कुछ डिसएडवांटेज चीजें भी इनके अंदर होती है। तो थोड़ा सा जल्दबाजी से ऐसे लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि मंगल और केतु का स्वभाव होने के कारण जल्दबाजी इनके स्वभाव में आ जाती है। तो थोड़ा जल्दबाजी से बचना चाहिए, सोच विचार करके किसी प्रकार को निर्णय लें। और इनके अंदर जो ये लक्ष्य एक बार निर्धारित कर लेते हैं तो तब तक चैन नहीं लेते जब तक उसको पूरा कंप्लीट न कर ले। तो कल एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं।
और मैं तो जो हम लोग जब राशि देखेंगे मेष राशि, तो उसके हिसाब से किसी व्यक्ति का गुण दोष स्वभाव बताएंगे। उसके अंदर जाएंगे तब हम बात करेंगे जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, तब राशि के भी गुण दोष स्वभाव को मिलाएंगे प्लस अश्विनी नक्षत्र के गुण दोष स्वभाव को मिलाएंगे। फिर हम अश्विनी नक्षत्र के जब अंदर जाएंगे तो अश्विनी नक्षत्र के भी 4 चरण बन जाते हैं। तो उन चारों चरणों के भी जो अलग अलग चरण स्वामी हैं, तो उनके अंदर जब हम और बारीक लेवल पे जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का गुण दोष स्वभाव की स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी, सटीक जानकारी मिल पाएगी। राशि, नक्षत्र और नक्षत्र के किस चरण के अंतर्गत बच्चे का जन्म हुआ है, उससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके गुण दोष स्वभाव की ज़्यादा सटीक जानकारी मिल पाएगी। तो मैं तो ये था आज का हमारा अश्विनी नक्षत्र के ऊपर एपिसोड। ये कुछ हमने जनरल बातें की। अगले एपिसोड में या फिर आने वाले एपिसोड में हम अश्विनी नक्षत्र को किस प्रकार का किस तरह से उसको क्लासिफाइड किया गया है उसके ऊपर भी जानकारी लेंगे। पुरुष श्रेणी का नक्षत्र है, एक एक करके क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको भी डिस्कस करेंगे। आज ये कुछ जनरल बातें होंगी। तो मैं तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। एपिसोड अच्छा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।